हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिक अगर दो लाइन में आपको ध्यान में रखना है तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो रहता है वो एब्सेंट रहता है दोस्तों। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, यानी कि उसमें जो न्यूक्लियर ऑर्गेनल है वो भी उसमें एब्सेंट रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल की क्या यानी कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल की जितनी सेल की कॉम्प्लेक्सिटी एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा होती है, इसीलिए उसमें सेल ऑर्गेनल यानी कि न्यूक्लियर ऑर्गेनल भी ज़्यादा रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यू शब्द का मीनिंग रहता है ट्रू, यानी कि उसमें जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट रहता है, उसमें सच्चा वाला उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर ऑर्गेनल और न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट रहता है, यानी कि नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों न्यूक्लियर ऑर्गेनल की, अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर ऑर्गेनल क्या होते हैं देखते हैं दोस्तों। उसमें न्यूक्लियर ऑर्गेनल सबसे पहला न्यूक्लियर ऑर्गेनल देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को ही हम और एक नाम से जानते हैं दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम पीएम शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें दोस्तों तो पीएम और सेल मेम्ब्रेन यानी कि सीएम, यानी कि हिंदी में अगर बात करें दोस्तों तो कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। अगर हम बात करें दोस्तों तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665 एक डेड सेल डिस्कवर किया था। उसके बाद साइंटिस्ट आया एंटनी वॉन लियोनहॉक ने क्या किया, एंटनी वॉन लियोनहॉक ने एक लिविंग सेल डिस्कवर किया और उसको ही आगे चल के उन्होंने क्या नाम दिया, बैक्टीरिया करके नाम टर्म किया। उसके बाद दोस्तों देखते हैं न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट है उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस की खोज की। वैसे देखते हैं दोस्तों सेल मेम्ब्रेन की खोज सेंगर और निकल्सन इन द ईयर 1972 में फर्स्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया, यानी कि प्रपोज किया। उन्होंने क्या बताया कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक्सटर्नल जो बाहरी कवरिंग है, इंटरनल जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक सेल मेम्ब्रेन रहती है, यानी कि परत रहती है, कोशिका झिल्ली रहती है। वो क्या करती है कि इंटरनल जितने भी सेल ऑर्गेनल है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सेल मेम्ब्रेन के, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। डिटेल में बात करते हैं दोस्तों, ये जो दो लेयर दिखाई दे रही है आपको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये जो दो लेयर दिखाई दे रही ये लिपिड की बनी रहती, ये जो लेयर है दोस्तों वो लिपिड की बनी रहती, इसीलिए ये दो लेयर है, इसीलिए उनको बाय लिपिड लेयर बोलते हैं, बाय लिपिड लेयर। ये जो लेयर है वो लिपिड की बनी रहती है। और जो अंदर अंदर जो हरे रंग का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन है दोस्तों, ये प्रोटीन है। यानी कि अगर एग्जाम्पल के साथ अगर हमें ध्यान में रखना है तो जैसे कि सैंडविच का स्ट्रक्चर रहता है, सैंडविच में जैसे कि हम ब्रेड ऊपर और नीचे ब्रेड रखते हैं और अंदर खीरा या टमाटर रखते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये जो दो लेयर है बायलिपिड लेयर है ये रखी हुई है और अंदर जो हम टमाटर या खीरा रखते हैं ऐसे ही यहाँ पे प्रोटीन रखा हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों परसेंटेज की अगर हम बात करें तो लिपिड का जो परसेंटेज है इसमें जो लिपिड का परसेंटेज है वो 55 टू 58%। जो लिपिड का परसेंटेज है इसमें वो 55 टू 58%। और अगर हम प्रोटीन के परसेंटेज की बात करें दोस्तों तो 44 टू
45% प्रोटीन का परसेंटेज, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन का परसेंटेज 44 टू 45% रहता है। अगर हम बात करें दोस्तों, और एक ग्लाइकोकाइलिक्स चेन यानी कि कार्बोहाइड्रेट चेन, उसका परसेंटेज ज़्यादातर एग्जाम में पूछते नहीं, लेकिन फिर भी बताती हूँ, 2 to 3 मिनिमम परसेंटेज रहता है कार्बोहाइड्रेट चेन का, 2 to 3%। अगर हम बात करें दोस्तों और इसके स्ट्रक्चर की, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है हेड और टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दोस्तों, हेड और टेल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, इसको हम हेड पार्ट बोलते, इसको हम हेड पार्ट बोलते, और इसको हम टेल पार्ट देखते हैं दोस्तों, इसको हम हेड पार्ट बोलते, और ये जो दिखाई दे रहा है ये टेल पार्ट। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इनको नाम है एक, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। जो हेड पार्ट है उसको हम हाइड्रोफिलिक वर्ड का मतलब होता है विच लव दी वाटर, यानी कि जो वाटर के कांटेक्ट में रहता है, विच लव दी वाटर, विच क्लोज टू वाटर। एंड जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, या फोबिया शब्द से जानते हैं कि हाइड्रोफोबिक यानी कि विच हेट्स दी वाटर, विच हेट्स दी वाटर। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जो सेल मेम्ब्रेन का जो भी नेचर रहता है दोस्तों, वो ऑलवेज सेमी परमिएबल नेचर रहता है। सेल मेम्ब्रेन का जो भी नेचर रहता है ऑलवेज सेमी परमिएबल, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि सांद्रता, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए उसका जो मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो सेमी परमिएबल नेचर रहता है। अगर हम बात करें दोस्तों डिटेल में इसके मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की, तो उसमें ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस, ऑस्मोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, हम जितने भी सेल में अगर वाटर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो उसको हाई टू लो करने का काम बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और अगर हम बात करें डिफ्यूजन प्रोसेस की, तो उसमें एक्सचेंज विथ, अगर हमें गैसेस को एक्सचेंज करना है, सेल में गैसेस को हमें एक्सचेंज करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लड और वाटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। यही एक्सप्लेन किया हुआ है आगे की डायग्राम में। देखते हैं दोस्तों, इस डायग्राम में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमें सिर्फ वाटर और सॉल्ट को कॉन्सेंट्रेशन हाई टू लो रखना पड़ता है, और इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस तो उसको गैसेस को अगर हमें एक्सचेंज करना है, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन करना है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड वाटर। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो सेल वॉल नेक्स्ट ऑर्गेनल है दोस्तों, सेल वॉल जो है, सबसे बेसिक डिफरेंस जानते हैं दोस्तों, प्लांट और एनिमल सेल में सबसे बेसिक डिफरेंस अगर जानते हैं, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती, यानी कि ना तो एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट रहती, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों सेल वॉल की, तो सेल वॉल में स्ट्रक्चर रहता है, सेल वॉल का ऑलवेज स्ट्रक्चर दोस्तों हेक्सागोनल शेप में रहता है। हेक्सागोनल ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, हेक्सागोनल शेप, सेल वॉल का ऑलवेज स्ट्रक्चर रहता है हेक्सागोनल शेप में रहते हैं दोस्तों सेल वॉल, और उसको ही हम अगर सेल वॉल प्लांट में सेल वॉल क्यों प्रेजेंट रहती है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट जो एनवायरनमेंट के
कांटेक्ट में, प्लांट की जो भी जितने भी सेल है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं, इसीलिए उनको सेल वॉल की ज़रूरत। वैसे एनिमल सेल में, एनिमल की जितनी भी सेल है वो उतने कांटेक्ट में नहीं आते नेचर के, इसीलिए। और सेल वॉल की बात करें तो उस किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम और बात करें तो कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट की बनी रहती है दोस्तों, ध्यान में रखिए, कैल्शियम पैक्टेट की बनी रहती है सेल वॉल। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। और सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है, और उसमें ही ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे ऑर्गेनल दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है दोस्तों, सेल वॉल। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक झिल्ली तंत्र, एंडोमेम्ब्रेन एंड एक्सोमेम्ब्रेन, सेल में एंडोमेम्ब्रेन एंड एक्सोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें ही बात करते हैं दोस्तों एंडोमेम्ब्रेन। सबसे पहले बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में न्यूक्लियस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे ऑर्गेनल वन बाय वन में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो सबसे इंटरनल ऑर्गेनल है, सेल का सबसे इंटरनल ऑर्गेनल है। नेक्स्ट न्यूक्लियस से ही डीजेनरेट होके, ये जो ड्रॉ कर रही हूँ मैं आपको, न्यूक्लियस से ही डीजेनरेट होके जो ऑर्गेनल बनता है उसको ही हम बोलते हैं दोस्तों ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर डिटेल में बात करें दोस्तों, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के दो टाइप रहते हैं दोस्तों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SCR और RER। ER के दो टाइप है दोस्तों, SER और RER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर अच्छे से ध्यान में रखना, डिफरेंस देखते हैं वो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, देखते हैं दोस्तों। ये जो दिखाई दे रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो बात करते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो पूरा रेड रंग का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस क्या है, तो ये जो मनी लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये राइबोसोम है, यानी कि प्रोटीन। जो प्रोटीन, राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी कि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और ये जो सिंपल SER है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते दोस्तों। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कि राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, और राइबोसोम्स को ही हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।